अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैक्स से बिल्कुल हटकर है, कमर्शियल कोड्स पर। कमर्शियल कोड क्या हैं और ये किस कानून के तहत बनाई गई हैं, इनका काम क्या होगा, ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए ये कोड्स कहाँ तक कारआमद होंगी और कितनी मुफीद मंद होंगी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासर अकरम कुरैशी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कमर्शियल लॉ के कंसल्टेंट हैं और सी पैक इंडस्ट्री के भी कंसल्टेंट हैं और बहुत तजर्बात रखते हैं टैक्सेस के हवाले से भी और कमर्शियल लॉ के हवाले से भी। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद अदील हैदर साहब, आप चेयरमैन हैं सी पैक कोऑर्डिनेशन कमेटी लाहौर टैक्स बार के, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, कॉरपोरेट सेक्टर लीगल कॉरपोरेट। यासर अकरम साहब, ये कमर्शियल कोर्ट्स पे जिस पे आज हमने प्रोग्राम रखा है, ये कमर्शियल कोर्ट क्या हैं, क्यों बनाने की इनकी ज़रूरत महसूस हुई, इनके खद्दोखाल क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमें इनवाइट किया। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द बिज़नेस कम्युनिटी। हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन अवॉइड करता था लिटिगेशन को, क्योंकि हमारा जो अभी स्ट्रक्चर है, हमारे सिविल कोड का स्ट्रक्चर है, हमारा CPCA के ऑर्डर्स के मुताबिक जो हमारी लिटिगेशन है वो बड़ी डिटेल्ड और लॉन्ग चलती थी। बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं करता था। इसमें जस्टिस हमारे हाई कोर्ट एंड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड जस्टिस जवाद हसन, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप है ये, और टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बिकॉज हमारे कंपेटर्स इंडिया है और इंडिया ने कमर्शियल कोर्ट एक्ट बहुत पहले अपने मुल्क में जो बना दिया था, बट वी आर बहुत हम पीछे थे इस पर। और बीइंग अ कंसल्टेंट ऑफ CPEC इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया है टू द इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स एंड द पाकिस्तान कंसल्टेंट्स। जो पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर है और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर जो अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, तो उसमें एक जो क्लॉज होती है लीगल क्लॉज, उसमें जो इंटरनेशनल हमारा एक्सपोजर है, वो जो इंटरनेशनल का जो चाइनीज़ है या UK का बंदा है, जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, उसका एतमाद पाकिस्तान पर नहीं था। तो यानी कि दूसरे ममालिक से जो यहाँ आते हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स पे एतमाद नहीं करते? यस नो, कोर्ट्स पे एतमाद इसलिए नहीं करते थे कि दे आर फॉरनर्स, और वो कहते थे कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ADR लंदन की जो है वो एक क्लॉज होती थी और वो अपने ही टर्म्स डिसाइड करते थे। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी होपफुल, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमने अपना ये एक्ट लाकर उस इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सेटिस्फाई करने की बहुत अच्छी कोशिश की है कि वो अब इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो वी आर अवेलेबल इन पाकिस्तान हेयर एंड आवर कोर्ट्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, कि वो आप आएँ। अगर कोई आपकी लिटिगेशन होती है तो विद इन वेरी समरी ट्रायल, ऑर्डर 37 CPC हमारा समरी ट्रायल को रेफ़र करता है, और हम विद इन 30 डेज़ एंड 180 डेज़ अंडर द एक्ट ऑफ द कमर्शियल कोड हम उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। साहब, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर को, नाजरीन को ये बताइएगा, ये सिर्फ जो गैर मुल्की इन्वेस्टर है उसके लिए ज़्यादा कारआमद है कि ये पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के लिए ज़्यादा कारआमद? नो सर, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2D है, ये बड़ा एलेबोरेट करता है कि कौन बंदे कमर्शियल कोर्ट्स में केस कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉरेन कंपनी है, एंड फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और आउटसाइडर, अगर विद एजेंट भी हो सकती है। लोकल कंपनी, कंपनीज एक्ट 2017 एंड ऑल कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सनस। सेकंड, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द पार्टनरशिप अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एंड अदर द प्राइवेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड। बट इसमें एक बड़ा एक यहाँ पार्टनरशिप का इस कोर्ट में फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में तो जो पार्टनरशिप है उसका कंसेप्ट है ही नहीं है। कोई गैर मुल्क इन्वेस्टर पाकिस्तान के साथ किसी इन्वेस्टर के साथ मिलकर यहाँ को कारोबार कर सकता है? सर इसमें आपका सर ये क्वेश्चन, आपका नॉलेज में ये इजाफा करना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर 2017 से LLP का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। उसमें मैंने खुद अपने हाथों से कई LLPs रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ, और ऊपर से हमारे जो फॉरनर्स हैं वो लोकल बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इवन के एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, जो जैसे दयामीर भाषा डैम के ऊपर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है नूरन बाई का, तो उन्होंने एक लोकल बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें इतनी मट्टी सप्लाई की जाए, क्योंकि डैम है उसमें मट्टी प्रोवाइड होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखा तो इंटरनेशनल ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। पार्टनरशिप की? नो, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये मैं आपको ये वेरी क्लियरली बता दूं इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने व्यूअर्स को,
कि कमर्शियल कोर्ट में वही डिस्प्यूट्स आएंगे जो बेस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यस, पार्टनरशिप पे नहीं। पार्टनरशिप इटसेल्फ इज द कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोबारा आपकी तरफ यासर साहब आता हूँ। अदील साहब, जिस तरह यासर अकरम साहब ने इसके कमर्शियल कोर्स के खदोखाल बताए हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा आपकी नज़र में, किस तरह देख रहे हैं इसको? ये ऑर्डिनेंस बेसिकली तो लाया गया है जी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है। दुनिया में जब भी किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इन्वेस्टर सोचता है तो वो सबसे पहले उसका जुडिशल सिस्टम देखता है कि वो कितना एफिशिएंट है, वो उसका कितनी क्वालिटी है उसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो 2021 की आई है, 2019 से 2021 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, क्योंकि वो जारी बात है हमारे तमाम जुडिशल सिस्टम पे भी, बाकी चीज़ों पे नज़र रखने के साथ साथ हमारे जुडिशल सिस्टम पे भी नज़र रखते हैं वो। और जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर एक बड़ी भयानक सूरत हाल है कि हम जो एफिशिएंसी है कोर्ट्स की, वो 190 ममालिक में से 156 नंबर पे खड़े हैं। ठीक है। ठीक है। और यूके का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने 2018-2019 में जो रिकमेंडेशंस, बेसिकली वो इंटरनेशनली दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और उनको वो वॉच करते हैं और उनको फंडिंग करते हैं और उस पर वो पूरी रिसर्च होती है उनकी। उन्होंने 2018-2019 में पाकिस्तान में जो उनकी रिसर्च थी या उनका जो काम था, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक प्रपोजल रिकमेंडेशंस बना के पाकिस्तान को दी कि यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को जुडिशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हमारे जुडिशल सिस्टम में, कि एक बंदा केस फाइल करता है और वो 10 साल वो एक लेंथी लिटिगेशन में चला जाता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 2-3 साल के बाद वो कहता है कि यार ये मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, या तो वो अपना शेयर भी छोड़ता है या वो जैसे भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोकल्स की, जो पहले तो सब कुछ गुडी गुडी होता है। जो समझ आ रहा है सिर्फ ये जो गैर मुल्की इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, ये उनके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए पूरी दुनिया में कमर्शियल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सबसे बेहतरीन कोर्ट्स इंग्लैंड की हैं, दूसरे नंबर पे ऑकलैंड की हैं, तीसरे नंबर पे सिंगापुर की हैं। इंडिया में भी कमर्शियल कोर्ट्स में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये इसका आगाज़ हुआ है और अभी जजेस की ट्रेनिंग चल रही है, और पहली कोर्ट लाहौर में बनी है। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट के अंडर काम करेगी, चीफ जस्टिस साहब के अंडर काम करेगी। इनकी बिल्डिंग ही अलग है, इनका ऑफिस ही अलग है। और ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो लिटिगेशन होगी उसको लेंगे, और उसके अंदर भी एक रिक्वायरमेंट रखी है कि जिसके जो लिटिगेशन 5 लाख रुपए से जिससे ज़्यादा उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी, वो सिर्फ केस ये ले सकेंगे 5 लाख से ऊपर। 5 लाख से ऊपर। अच्छा, इनके जो जजेस होंगे वो लाहौर हाई कोर्ट से मुंतखब किए जाएंगे या नहीं? इसके जो कमर्शियल, इसका बेसिकली थोड़ा सा मैकेनिज्म ये है कि जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो उसके जजेस जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी। सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी। 36 कोर्ट्स बनेंगी। 36 कोर्ट्स बनेंगी, यानी कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी कोर्ट्स। अभी क्योंकि ये एक मॉडल कोर्ट बनी है, लाहौर में बनी है, और उसको अभी जजेस की ट्रेनिंग जारी है अभी इसमें, तो उसमें आएंगे। बल्कि एक केस इसको रेफर भी हो गया है, पिज़्ज़ा हट वर्सेस मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि पाकिस्तान की जो ताजर बरादरी है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेगी। सर बेसिकली ये ताजर इकोनॉमी के लिए ही, ये ताजर बरादरी के लिए ही बनी है, लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मैकेनिज्म अब इसमें यह है कि जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं जो नीचे काम करेंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी। ठीक है। उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट लेवल फोरम है वो एपलेट है, उसका ट्राइब्यूनल है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो अपील लाई करेगी वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल लाई करेगी अपील इसकी। मैं आदिल साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इसका पूरा जो बायोडाटा है हम किस तरह समझेंगे, लेकिन काशिफ अनवर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। काशिफ साहब, क्या ताजर बरादरी को ज़रूरत थी कमर्शियल कोर्ट्स की? देखें, बात यह है कि स्टेप तो बहुत अच्छा है हुकूमत ने जो लिया है कमर्शियल कोर्ट का। अगर दुनिया इस पे अमल पैरा है, पहले उसमें कमर्शियल कोर्ट चल रही हैं, तो पाकिस्तान में भी आगाज़ हो गया, ये अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं? देखें, बात यह है कि ये एक बहुत अच्छा एहसन इक़दाम है। अब इसमें ऐसा भी है जो मेरे इल्म के मुताबिक है कि आपकी एक कंपनी फ़ॉरेन होगी और एक कंपनी लोकल होगी, और उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा,
और जब उस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई डिस्प्यूट पैदा होगा तो फिर वो जाके अपने कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। अब होता ये था कि इससे पहले अगर कोई हमारा डिस्प्यूट आता था तो हमारी लोकल कोर्ट्स के पास जाते थे। ठीक है। और लोकल कोर्ट का हाल ये है कि एवरेजली जब वर्ल्ड बैंक ने हमारी डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट दी तो उसमें जो पंजाब की कोर्ट, जो लाहौर की कोर्ट है, उसको तकरीबन एवरेजली 3 साल लगते हैं फैसला करते हुए, और जो कराची की कोर्ट है उसको 1 से 2 महीने ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 3.25 से 3.5 साल लग जाते हैं। अब अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ये नहीं फेस कर सकता, है नहीं है, 3-3-4 इस बात के मुआदी नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूँ ट्रेडमार्क के आते हैं। अब इसके बाद ये जो एक बहुत ज़रूरी इसका ऐसा इक़दाम है वो CPEC से रिलेटेड भी है कि जब वो उनकी इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी और जब वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ जब वो एग्रीमेंट्स करेंगे और यहाँ से कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो इनिशियली शुरू में तो सब बहुत खुश होते हैं कि हमारी एक फ़ॉरेन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट हो गई, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 2-3 साल के बाद जाकर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये भी ऐसा भी हो जाता है कि वो शेयर होल्डिंग्स भी नॉर्मली गलत तरीके से अपने नाम पे करवा लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टर को कहते हैं कि 70% हमारी होल्डिंग है, 30% आपकी, आपको हमने बोर्ड से निकाला, आपके तमाम इख्तियारात हमने लिए। वो साबित करने के लिए भी 10-10 साल लग जाते हैं। यस। अब CPEC, वर्ल्ड बैंक इन ये अब चूंकि चाहते हैं कि हमारे मुल्क का भी वकार बेहतर हो, और जो बाहर से इन्वेस्टर आता है वो एक आर्बिट्रेशन की बीच में फॉरेन आर्बिट्रेशन की एक क्लॉज रखवाता है, बिकॉज उसे हमारी यहाँ पर कोर्ट्स पर एतबार नहीं है। अब जब वो फॉरेन आर्बिट्रेशन करवाएगा तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पाकिस्तानी को हमारी किसी लोकल कोर्ट में नहीं जाना, वो कहेगा या तो आप इंग्लिश कोर्ट रखें, या आप न्यूयॉर्क में जाके कोर्ट रखें, या आप सिंगापुर में कोर्ट रखें। अगर उनकी आर्बिट्रेशन होगी तो इसका मतलब है हर हेयरिंग पे आपने यहाँ से अपने तमाम चीज़ों को, वकला को लेकर आपने बाहर के मुल्क में जाना है, और जो फैसला, जो कानून जिस पे आप यहाँ पर फैसला ले सकते थे वो लाखों का फैसला आपको करोड़ों में पड़ जाता है। और इसको जो सबसे बड़ा मकसद था, जो हम बार बार बात करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ पहला कदम है। पहले से कहता आ रहा है ईज़ ऑफ डूइंग, लेकिन देखें अब आगे ये पता चलेगा कि कितना इस पे अमल हो सकेगा, क्योंकि फेयर एंड जस्ट ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। यासर साहब, जिस तरह अभी काशिफ साहब फरमा रहे थे 3-3 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, ये कोर्स कितने दिनों में अपना फैसला करेंगी? क्या वाकई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो पॉलिसी थी लाहौर हाई कोर्ट की, ये पहली उसकी कड़ी है? आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी यासर साहब। सर मैं एग्री करता हूँ मिस्टर काशिफ साहब से कि इट इज़ अ स्टेप रिगार्डिंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बट एज अ कल्चर हम पाकिस्तानी हैं और एज एन एडवोकेट हम सिविल कोर्ट की लिटिगेशन को देखते हैं, तो हमारे एडवोकेट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें। और इसमें हमारा देखें, कोर्ट्स वकील के बगैर फ़ैसला नहीं कर सकती और वकील कोर्ट के बगैर फ़ैसला करवा नहीं सकता। एज़ फार एज द जजेस ट्रेनिंग कंसर्न, आई एम वेरी होपफुल कि हमारे फैसले बहुत जल्दी होंगे। इसमें एक बार है हमारी एडजर्नमेंट की। एक्ट तो ऑर्डिनेंस तो हमारा वेरी क्लियर है कि हम 2 एडजर्नमेंट से ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन एज एन एडवोकेट हड़ताल आ जाती है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, जज साहब छुट्टी पे हैं, उस फिर क्या होगा? सर देखिए, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एडजर्नमेंट, मेरी ये रिकमेंडेशंस हैं एंड द हाई कोर्ट, इट इज़ आल्सो डायरेक्टली एड्रेस टू द हाई कोर्ट लाहौर, कि अगर एडजर्नमेंट्स देनी चाहिए तो विद कॉस्ट देनी चाहिए। इट इज़ आल्सो रिसेंटली एक प्रेसिडेंट भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि बिजनेसमैन डिले अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इट इज़ टू बी फ्रैंकली, बिजनेसमैन
डिले की वजह से तो आपस में सेटलमेंट कर लेता है वो। इवन के आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट्स उन दोनों के वेट किए हैं, तो रेट 1 रुपया था, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर वो मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस 2 रुपये होगी, बिजनेस कम्युनिटी मेरे साथ बैठी हुई है, ये उसको एड्रेस करेंगी, 2 रुपये हो गई है, तो उसने सप्लाई रोक दी है उसकी, कि उसने वो सप्लाई कम कर दी कि यार मेरा तो 1 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसको मैं दूसरी 2 रुपये पे दूँ। जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कोर्ट से जाने की बजाय उसको कहते हैं यार 10 पैसे और एक्स्ट्रा लो तो मुझे सप्लाई दे दो। तो वो 10 पैसे जब उसकी परचेज कॉस्ट बढ़ जाती है, सर बिजनेसमैन डरता है लिटिगेशन से। एंड द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, हमने स्पीडी ट्रायल करना है और हमने एज सुन एज पॉसिबल बेस्ट जजमेंट्स देनी है। एंड द बेस्ट जजमेंट्स वो हमारे जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो ये अभी ये बिफोर टाइम होगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज पर प्रैक्टिस मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे प्रोफेशनल्स और हमारे जो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक हैं, अगर वो इस प्रैक्टिस में आएंगे तो वो ट्रायल को लिंगर ऑन नहीं होने देंगे। ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हाई कोर्ट का एक नारा था वो इस कोर्स का नतीजा है। यस सर, ये बहुत बोल्ड स्टेप लिया है सर हमारी जुडिशरी ने। जुडिशरी इज द पिलर ऑफ दिस स्टेट। जैसा सब इसमें जिस तरह हमारा वकील हजरात करते हैं, कोई भी बंदा आ गया, कोई भी उसने केस बता दिया, मैं फौजदारी का, सिविल का, वो हर केस करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या इसमें भी हर वकील ही जाके अपने केस हैंडल करेगा? सर देखें, एज एन एडवोकेट इसमें आपने बड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछ लिया, मीडिया के ऊपर है। ये हर एडवोकेट का राइट है, वो कोई भी केस कंटेस्ट कर सकता है। कमर्शियल कोर्ट्स के जो कानून वो भी सारे यही कानून पे, ये इन्हीं कानून पे। सर देखिए, ये इसकी ग्राउंड तो सीपीसी है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है उस बिजनेसमैन के ऊपर, वो किसको चूज करता है। मैं एज पर इंटरनेशनल कंपनीज कंसर्न, तो वो तो एक पूरी प्रोफाइल देखते हैं अपने एडवोकेट्स की और फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन उनको फिर अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट भी इवन के एडवोकेट के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप हमें अपनी लीगल सर्विसेज देंगे। इवन कि मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं एज फोन कॉल अपनी सर्विसेज नहीं देता। कॉर्पोरेट सेक्टर को भी देखते हैं, टैक्सेस को भी देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। हर वकील में तो ये क्वालिटी नहीं होना होती सर। वो टैक्स को भी जानता हो, सिविल को भी जानता हो, कॉर्पोरेट को भी जानता हो। सर देखें, टैक्स, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पार्ट्स लिटिगेशन इसके अलग अलग है। बिजनेसमैन, आई बिलोंग टू इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री से आया हूँ, तो बिजनेसमैन के 3 ही बड़े इशू होते हैं। पहला, गवर्नमेंट को, स्टेट को उसने फंड्स देने, टैक्स देना है, जो हर फाइनेंशियल बजट के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा, उसने अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ लिंक जनरेट करना है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। और तीसरा उसने ये होता है कि उसने अपने लोकल लॉ, सर्विसेज लॉ को देखना होता है। ठीक है। तो कमर्शियल लॉ कंसल्टेंट जो होता है ना, वो तीनों में एक्सपर्ट होता है। ठीक है। उसने अपने टैक्सेस को भी, अपने टैक्स लॉ को, फाइनेंशियल लॉज को भी देखना होता है। उसने अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखना। कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डोमेन। कॉन्ट्रैक्ट एक डोमेन है पूरी, तो अलग जो चलती है सारी। कोर्स, कमर्शियल कोर्स के बाद आप समझते हैं गैर मुल्की जो इन्वेस्टर है वो बिला झिझक पाकिस्तान आएगा? सर इसका बेसिक मकसद ही टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल के जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस वजह से यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। आई आल्सो हैव द मीटिंग्स विद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद, तो वहाँ यही चीज़ डिस्कस होती है। वो कहना मेल करते हैं। अब जापानीज़ के जो चीमा साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के अंदर हमारे बिजनेस ताशी भी हैं, तो उनके साथ भी मेरी गपशप हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने 3 कंपनीज को एग्री किया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनका बेसिक कंसर्न था कि हमें लीगली प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। तो ये एक स्टेप है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करेगा, क्योंकि आपके पास राइट है कि अगर कमर्शियल कोर्ट्स नहीं है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। और इसमें एक मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूँ, ये बिजनेसमैन इसको एड्रेस करें कि आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर लिया और अगर आप ये साबित होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो अगर आपने अपना जवाब दावा नहीं पेश किया, सबमिट नहीं किया, तो कोर्ट हैव अ राइट टू हैव द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट। वो प्लेंटिव के हक में फैसला कर देगी, क्योंकि ये साबित हो गया आपने कॉन्ट्रैक्ट तो किया और उसको ब्रीच भी किया। अगर आप अपना जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट स्पीडी ट्रायल में फैसला कर देगी। तो ये सिक्योरिटी है। जी, मैं दोबारा आदिल साहब, इसमें जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, ताजिर बरादरी है, वो कौन कौन से फ़ायदे इसे उठा सकेगी, कौन कौन से अपने कारोबार के हवाले से इसमें अपने केस हल करवा सकेगी?
सबसे पहली बात तो ये है जी कि इन कमर्शियल कोर्ट से बिजनेसमैन को एक सिक्योरिटी का, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। ठीक है। मैं यासर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक तो एडजर्नमेंट का कल्चर इसमें है नहीं। ठीक है। अपरेंटली यानी इसमें कि नहीं कोई है। नहीं, adjournment नहीं है इसमें। 2 एडजर्नमेंट हो सकती हैं और तीसरी एडजर्नमेंट 7 दिन के लिए हो सकती है, वो भी बड़ी मुश्किल हालात में। वो भी उसको रीज़न लिख के देनी पड़ेगी और विद कॉस्ट होगी, और वो बड़ा एक उसका लेंथी प्रोसेस है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके फ़ायदे क्या होंगे। देखिए, जब बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को ये पता होगा कि मेरा जो डिसीजन है वो विद इन डेज होगा, ठीक है, और मुझे इस लिटिगेशन में 10 साल, 8 साल, 6 साल, 3 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो उसका एतमाद मुल्क के ऊपर बढ़ेगा। मैंने सबसे पहले बात की थी कि इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए जुडिशल सिस्टम का मजबूत होना और उसका एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आ गया बिजनेसमैन को फ़ायदा क्या है। जब अब इसमें एक मज़े की बात है कि एक बिजनेसमैन ने कोई जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट फाइल की कमर्शियल कोर्ट में, तो जो उसका डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को पहले ये प्रूव करना होगा कि हाँ मैं भी सच्चा हूँ, मेरा कोई इसके अंदर कोई रोल है, कि मेरे कोई ग्रीवियंस है इसके अंदर। उसको लीव टू डिफेंड पहले फाइल करनी होगी, और उस लीव टू अपील पे 15 दिन के अंदर कमर्शियल कोर्ट ने फैसला करना है कि आया तू इस काबिल है कि तू इस केस को कंटेस्ट करेगा, और अगर वो इस काबिल नहीं होगा, उसकी ग्राउंड्स इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो वो जो कमर्शियल कोर्ट का जज साहब हैं, वो कंप्लेनेंट के हक में उसी वक्त डिक्री कर देंगे। यानी कि पहली तारीख में नहीं, पहली तारीख में तो उसको नोटिस होगा ना। और नोटिस भी इसका बड़ा मज़े का है कि इसमें बड़ा मज़े का प्रोसेस है कि जो नोटिस सर्वर जाएगा, जो कोर्ट का अहलकार जाएगा, उसके ऊपर ये बाइंडिंग है कि एक तो वो नोटिस सर्व करवाएगा, उस बंदे की तस्वीर लेगा। फ़र्ज़ किया किसी एक बंदे पे नोटिस जाता है, या अगर वो नहीं है तो उसके बिहाफ पे कौन रिसीव कर रहा है, उस बिल्डिंग का तस्वीर लेगा, और तीसरी वहाँ की लोकेशन, लाइव लोकेशन जो है वो लेगा, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। ठीक है। और इसमें इसका जो रिकॉर्ड होगा रखा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक भी रखा जाएगा और मैनुअल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, दस्तावेजी शक्ल में। कंप्लेंट की बात करें तो कौन कौन से लोग हैं जो इसमें अपना केस दायर कर सकेंगे? सिर्फ ताजर कमर्शियल यूनिट के होंगे, या आम ताजर भी जिसका छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी? नहीं सर, इसमें 5 लाख की कह रहे थे, 5 लाख जिसका तो इसमें 2 शराइत हैं। ठीक है। एक तो शर्त ये है कि जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी भी नेचर का हुआ है। वो पाकिस्तान में भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपस में, दोनों दोस्तों का? हाँ, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। SCCP में हमारे होता है वो पार्टनरशिप पे काम। इसमें जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनी मींस जो SCCP से जो रजिस्टर्ड है, जो SCCP का एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2017, उसके तहत रजिस्टर्ड हैं, जो 2 कंपनियां पाकिस्तान की ही हैं, वो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ये भी इसमें आ सकते हैं। बिटवीन द फर्म्स कहते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर हुई हो। ठीक है। अब बिटवीन द फर्म एंड डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, फर्म भी लोकल है और वो भी लोकल है, कंपनी भी लोकल है। फर्म रजिस्टर हुई है पार्टनरशिप एक्ट के तहत, और कंपनी रजिस्टर हुई है इसके कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। उनके अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो भी जा सकते हैं। बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी और या फर्म या फॉरेन कंपनी और उसका कोई प्राइवेट पर्सन के साथ, प्राइवेट पर्सन, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन में अब जो हम वकला हज़रात जो लेवरेज ले सकते हैं, वो इसमें ये है कि एक बंदा, इसकी 2 डेफिनेशंस हैं। एक है ह्यूमन बीइंग, प्राइवेट पर्सन, और एक है आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी रजिस्टर होती है SCCP में, जिसे हम कहते हैं PVT, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। और वो थ्रू रजिस्टर होती है नेचुरल पर्सन के। ठीक है। अब हम वकला हज़रात इसमें एक लेवरेज ले सकते हैं कि एक बंदा है जो सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर अव्वल तो इसमें कोई जा नहीं सकता, मगर हम
एक प्ली ले सकते हैं उसको एंटर करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स में, कि एक बंदा है जिसने रजिस्ट्रार से अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करवा ली है, बिजनेस रजिस्टर करवा लिया है, और उसके पास सर्टिफिकेट है और उसकी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया है वो, ठीक है। अब हम ये तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन को इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो उसके कैसे कर सकते हैं, और अपने मौक़िफ़ पेश करना ना जज के सामने, ठीक है। ये तमाम लोग इस कमर्शियल कोर्ट से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ी समझ आ गया। दिल साहब, मैं दोबारा की तरफ आता हूँ। काशिफ अनवर साहब, जो इस साल हमारी मुआशी ग्रोथ 4% पे गई, हमारा जो वो करंट अकाउंट खसारा था वो सरप्लस पे चला गया 8.1 पे। जो मेरे पास एक रिपोर्ट मैंने जो पढ़ी थी, मुझे जो समझ आई, 29 अरब डॉलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने पाकिस्तान में मुंतकिल किए, जिस पर आज हुकूमत कह भी रही है उनको वोट का हम हक भी देंगे कि ओवरसीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पाकिस्तान में सोलो फ्लाइट है बिज़नेस करने का, हम पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में, वहाँ पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह कमर्शियल कोर्ट वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो केसेस होंगे, क्या पार्टनरशिप के ज़रिए अगर बिजनेसमैन उनसे मिलके यहाँ पार्टनरशिप पे काम करे तो मुमकिन है ताजिर बरादरी के लिए? इस देखिए, अल्टीमेटली इसका तो मकसद ये है ना, फ़रोग़ आज तक दिया नहीं गया पाकिस्तान में। ये जो हमारी कमर्शियल कोर्ट्स बनी है ये उसी के लिए है ना, हमारी दो जो लोकल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, और एक लोकल हो सकती है और एक फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर FDI कितना आता है। हमारे यहाँ पर FDI जो नहीं आता, उसका एक वजह ये भी है कि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, कानून के अमल दरामदी नहीं या इंसाफ की फराहमी को। देखें आपका सिर्फ हम इंडिया का बंदा को आ जाए तो हम इंडिया से नफरत करते हैं, उसके साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। हम देखें, एक परसेप्शन होता है। इससे पहले हमारी बदकिस्मती ये रही कि इससे पहले टेररिज्म का दौर था, कि टेररिज्म की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, फिर उसकी वजह से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, फिर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बुरान आ गए, फिर उसके बाद हमारे और क्राइसिस आते रहे। हमारे जो अब आपने जो बात की कि हमारा $29 बिलियन बाहर से जो पैसा आया है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी दी हैं जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, और उसमें उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा रखा है। कब्जे थे प्लाटों पे, वो भी हुकूमत ने वापस देखें वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो एक बहाल किया जाए, उसको जो प्रॉब्लम्स थी, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एमनेस्टी भी दी गई, जो यहाँ पर प्रोविजंस भी दिए गए, वो भी उसका मकसद भी यही था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर, हमारा जो फॉरेन पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट है और उसने जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी थी, वो दोबारा अपने पैसे को यहाँ पर भेजे और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि देखें, हमारा यहाँ पर सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जो चूँकि हमारा सब्जेक्ट आज का इस कोर्ट से रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पर सड़कें बना देंगे और यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देंगे, नहीं, जब तक हमारा यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम बेहतर नहीं होगा। और देखें, जैसा कि अभी बताया गया कि जब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट ली तो हमारा 156 नंबर आउट ऑफ द 190 कंट्रीज़ था। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। और देखें, एक सवाल एज ए लोकल पाकिस्तानी एंड एज ए लोकल बिजनेसमैन मेरा भी तो ये है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रेडमार्क का इशू है। अब ट्रेडमार्क के इश्यूज़ में एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट हमारी लोकल जितने भी और जो हमारे ट्रायल्स चल रहे होते हैं, देखें यहाँ पर केस तो नस्लें बदल जाती हैं। माजरत के साथ, कल मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि देखें, स्पेशल कोर्ट्स तो आपके रेंट से रिलेटेड भी हैं। एक साहब के घर पे कब्जा हुआ 15 साल, हाई कोर्ट ने फिर उसकी एडजर्नमेंट दे दी, और जिस साहब का केस चल रहा था वो इंतकाल कर गए, यानी कि वो इशू ही ख़त्म हो गया। तो देखें, बात यह है कि अगर हम मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर से पहले हमारे लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको लोकल कोर्ट्स को पहले करना चाहिए, ताकि उसके बाद फिर अगर हमने कमर्शियल कोर्ट्स पे जाना है, अगर लोकल कोर्ट में हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर हमें कमर्शियल कोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। सबसे आसानी हो जाएगी ताजिर बरादरी के लिए। अदिल साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ, ये कोर्ट्स समरी प्रोसीजर कोर्ट होंगी या ट्रायल कोर्ट होंगी? लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी आदिल साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। जैसे कि इसमें डिफाइन कर दिया गया है डेज को, नंबर ऑफ डेज को डिफाइन कर दिया गया कि कमर्शियल कोर्ट 180 डेज में डिसीजन देगी अपना, 180 दिनों में अपना फैसला 180 दिन में अपना फैसला देगी, वो जैसा भी देगी। उसके बाद उस केस चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा जो भी हो, जैसा भी केस है, उसने 180 डेज से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद अपील का राइट है, वो जो जिसके भी अगेंस्ट होगा वो अपील में जाएगा, विद इन 30 डेज होगा। ट्राइब्यूनल को भी बाउंड कर दिया कि आपने 120 डेज में फैसला करना है ट्राइब्यूनल ने। ठीक है। उसके बाद बाउंड कर दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है। हाँ, यहाँ पे एक लकूना मैं समझता हूँ सुकम है इस ऑर्डिनेंस में कि सुप्रीम कोर्ट पे भी ये कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इतने दिन में इसका फैसला करेगी, इसको स्पेशल ट्रीट अगर करेगी। 180 दिनों में ये कमर्शियल कोर्ट फैसला करेगी तो फिर 120 दिन में ट्राइब्यूनल करेगा। ठीक है। और आगे सुप्रीम कोर्ट को भी बाइंड करना चाहिए था, बाउंड करना चाहिए था 120 दिन में कि एक कोई वो 80 दिन में करे, क्योंकि ये बेसिकली सारे समरी कोर्ट्स है ना, समरी ट्रायल हो रहे हैं। अब आप आगे आपका सवाल कि ये समरी प्रोसीजर है या ट्रायल कोर्ट है। ठीक है। इसमें यह है कि ये समरी प्रोसीजर कोर्ट्स हैं, क्योंकि इसमें दिन डिफाइन कर दिए गए हैं, इसमें अनलिमिटेड डेज नहीं है। जो केसेस आपके मुख्तलिफ सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, जो कमर्शियल से बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो केसेस भी ट्रांसफर होकर कमर्शियल कोर्ट्स में आ जाएंगे। इसमें एक चीज़ यहाँ पे, अगर उन्होंने 180 डेज या डेज को डिफाइन किया है और समरी प्रोसीजर रखा है, तो यहाँ पे जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं होगा कि और अपील का भी हक होगा, और वो कितने दिनों के लिए होगा? अपील का हक उस बंदे को होगा जिसके अगेंस्ट फैसला आया है, उसको विद इन 30 डेज उसको ट्राइब्यूनल में, कमर्शियल कोर्ट्स के फैसले के विद इन 30 डेज उसने ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करनी है। और अगर वहाँ से कोई खिलाफ केस आया तो उसके विद इन 30 डेज उसने सुप्रीम कोर्ट जाना है। और ट्राइब्यूनल को बाउंड किया गया है कि आपने जो अपील आपके पास आई है वो 120 दिन में फाइनल करनी है उसने। और उसमें जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं, उसमें एक चेयरमैन होगा और 7 उसके मेंबर्स होंगे। और अगर पाकिस्तान में एक चेयरमैन होगा? नहीं, ये इसको अभी इसकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन की जाएगी लॉ में। इसके बाद अमेंडमेंट्स आएंगी, इसके अंदर एडिशंस आएंगी कि कितनी ट्राइब्यूनल्स होंगी। आया पंजाब में 2 होती हैं, 3 होती हैं, या डिवीजन वाइज होती हैं। ठीक है। क्योंकि स्पीडी करना है ना, इस प्रोसेस सारे को स्पीड अप करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें ई फाइलिंग का भी और ये हेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जितना भी रिकॉर्ड होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली भी रखा जाएगा और दस्तावेजी शक्ल में भी रखा जाएगा। मगर इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट ये होनी चाहिए कि जैसे कोविड के दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब ने अपना कोर्ट को कह दिया था कि जी मेरी कोर्ट में जो ई हेयरिंग होगी। वकील साहब भले घर बैठे हैं, भले लंदन बैठे हैं, भले जहाँ बैठे हैं अपने चैम्बर में बैठे हैं, वो उनके सिर्फ बाइंडिंग ये थी कि वो अपने यूनिफॉर्म में आएंगे और वहाँ पे बैठ के वो उसको इंटीमेट करेंगे रीडर को, और वो स्क्रीन लगी हुई है और उसके ऊपर बैठ के वो फैसला करेंगे। इसमें मेरी थोड़ी सी ये गुजारिश ही है, क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ तो उन्होंने अभी इसमें अमेंडमेंट हाई कोर्ट ने करनी है ना, तो इसको ई हेयरिंग पे भी लेके जाना चाहिए, ई फाइलिंग पे भी लेके जाना चाहिए, ताकि एक बंदा जो इन्वेस्टर है वो चाइना में बैठा हुआ है, वो लंदन बैठा हुआ है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ है, वो वहीं से अपनी पिटिशन फाइल करे, कंप्लेंट फाइल करे, और उसको 30 दिन का जो टाइम है आगे नोटिस का, वो उसको मार्जिन मिल जाए। और वो ताकि प्रॉपर तरीके से आपको कौन से सुकून नजर आते हैं अभी तक जो भी इसके हवाले से? इसमें देखें, जो इसके अंदर चीज़ें रह गई हैं वो एक तो ई हेयरिंग है, ठीक है, ई फाइलिंग है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्डन है ऑलरेडी। अच्छा, जिस तरह रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अगर केस कोई लगने के काबिल है या नहीं है, उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है या अपील के लिए, इसमें भी कोई इनमें कोई शराइत है? इसका अलग से रजिस्ट्रार होगा। ठीक है। ये कोर्ट ही क्योंकि अलग इनकी शराइत होगी, इन शराइत पर केस करवाएगा। वो कंप्लेंट, जब कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा उसको देखा जाएगा, उसकी हियरिंग की जाएगी, और अगर समझा जज साहब ये समझेंगे कि ये वो शराइत पर पूरा उतरता है तो फिर तो केस लगेगा, तो फिर आगे वो डिफेंडेंट को नोटिस होगा। ठीक है। जिसके खिलाफ केस किया गया उसको नोटिस होगा। ठीक है। और इसका अलग से रजिस्ट्रार है जो कि एडिशनल सेशन जज या सेशन जज एक जिसके खिलाफ फैसला हो जाता है, एक तो बिजनेसमैन का नुकसान हुआ है ना,
अगर उसका हक में फैसला आ जाता है, जो उसको नुकसान हुआ उसको भी वो कोर्ट पूरा करने का इख्तियार रखती है। सर इसमें जो हर फैसला होगा ना जी वो विद कॉस्ट होगा। ठीक है। जो कंप्लेंट अगर कंप्लेनेंट के हक में फैसला आ जाता है ठीक है। तो उसकी जो लीगल फ़ी है या जो लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं उसको वो एज अ कॉस्ट डिफेंडेंट को डाले जाएंगे, जज साहब डालेंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे वो अपने फैसले में वो कॉस्ट नहीं डालते ठीक तो है। उनको कोई रीज़न देनी पड़ेगी जो कि रीजनेबल रीज़न हो, ठीक है। जस्टिफाइबल रीज़न हो कि मैं इस वजह से ये कॉस्ट नहीं इसमें डाल अपील करने का कोई फीस रखी गई है? जी। इसमें अपील करने की कोई फीसें रखी गई हैं? किसी की 15,000 फीस होती है अपील दायर ये करने अभी की? इसका प्रोसीजर अभी इतना वाजे नहीं आया क्योंकि ये भी तो ट्रेनिंग्स चल रही हैं और पूरी वर्किंग में नहीं आया। इसके अंदर बहुत सारी यस चीजें अकरम साहब, आएंगी। आप क्या क्या फ़ायदे हमारे ताजिर बिरादरी को बताएंगे इस कमर्शियल कोड के, जो वो उनको अभी पता हो या हमारे कमर्शियल कोर्ट में जाना चाहिए दूसरी अदालतों की बजाय? सर हमारी बिजनेस कम्युनिटी को मैं ये गारंटी देता हूँ कि अभी वो दौर ख़त्म होने वाला है और हमारी जुडिशरी बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है। सेकंड ये है कि रही बात कोर्ट फीस की, तो कोर्ट फीस वही सीपीसी रूल के अंदर 15,000 रुपया होगी। ठीक है। और उनको फ़ायदा सर ये है कि दे हैव टू ट्रस्ट ऑन ईच अदर्स। ऐसा नहीं है कि आप इवन के एज अ पाकिस्तानी और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मेरा लिंक ज़्यादा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ 45% बिज़नेस फ़ोन कॉल पे हो रहा होता है। इधर एक मंडी में बैठा हुआ है, फ़ोन करते हैं जी मुझे इतना माल भेज दो, वो उतना माल भेज देता है, वो यहाँ दे के फिर वो पैसे दे देता है, वो ट्रस्ट पे डेवलप होता है। इसको हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा कल्चर भी यही है। दिस इज यहाँ पर्ची सिस्टम भी चलता है, पैसों काइंड की। ऑफ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा दस्तावेजी मुआशरत के लिए भी अच्छा है, अगर लिखे पढ़े में हर चीज़ आ जाए, मुआहदा आ हूं। जाए, सर गुनाह तो नहीं है वो। कॉन्ट्रैक्ट की 3 इकसाम होती हैं। एक होता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक होता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस जाएंगे और ठीक जितने है। भी बिजनेसमैन हैं, और मैं तो ये हमारे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशंस के केसेस आते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के केसेस आते हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत एक टर्म चलती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाती है, क्योंकि ड्रैप जो है ना मैन्युफैक्चर को ही अलाउ करता है, ठीक जो है। रजिस्टर्ड होता है, लेकिन मार्केटिंग उसकी दूसरी कंपनी कर रही होती है। तो जब वो प्रोडक्ट चल पड़ती है तो मैन्युफैक्चर कहता है कि ये प्रोडक्ट मेरी है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट की किस्म है, तो हम उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फंड्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर बिजनेस इन्वॉल्व है। ठीक है। सेकंड हमारी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स। हम कहते हैं जी कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे, ठीक है। हम उस सर्विसेज को लेते हैं, लेकिन जब हमारा अपना ही चीज वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो हम वो सर्विसेज नहीं लेते। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, केमिकल सर्विसेज लेते हैं, स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो ये भी उस कोर्स के अंदर आ सकती हैं। तीसरा जो है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही चलते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं कि हम आपको विद लेबर देंगे, विदाउट लेबर देंगे, विद मटेरियल देंगे, विदाउट बाद मटेरियल में उसके देंगे। रेट भी बढ़ जाते हैं, बाद में Yes, ठेकेदार भी yes, भाग जाते हैं, yes, कहते हैं जी जी। yes. तो दिस इज द प्योरिफाइड पिक्चर कि बिजनेसमैन इससे फ़ायदा ही लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हमारी जुडिशियल सिस्टम और जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होगा कि दे गिव दी प्रेसिडेंट्स, वो अच्छी जजमेंट्स दें, स्ट्रिक्ट जजमेंट्स दें। और इसमें अदील भाई ने जो वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें जो ऑर्डर होगा वो विद कॉस्ट होगा। ये आपको ये खुशी की बात भी है और ये गम की बात भी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो आपको, अगर आपके अगेंस्ट होगा फैसला होगा तो विद कॉस्ट होगा, कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। कंपनसेशन में एक्ट में लिख दिया गया है कि वकोला की फ़ीस भी होगी, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी होंगे, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, एंड डिटर्मिनेशन होगी। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट टोटली डिपेंड अपॉन द जज। जज खुद डिसाइड करेगा, और अगर वो ये समझता है मैंने नहीं लिखना तो वो उसको लिखना पड़ेगा। तो कोई भी जज, मुझे नहीं लगता कोई इतना बर्डन लेगा कि मैं क्यों लिखूँ भी, तुम्हारी कॉस्ट क्यों ना लिखूँ, मुझे क्या पता है कि तुम्हारी क्या रीजंस हैं। तो ये विद कॉस्ट होगा, तो ये जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी फील द सिक्योर। अच्छा, इन कोर्ट से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या दूसरे जो होल्डिंग वगैरह होती है, उसके भी इस पर कोई अदालतों में असरात पर उसके मुरतब होंगे मुआशरत पे? सर देखें, हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने अपने स्टार्ट प्रोग्राम में बड़े एक्सप्लेन कर दिया था। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मीट कर रहे हैं। टैक्सेशन कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो कोर्ट्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेंगी। ठीक है। अभी पाकिस्तान के अंदर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद एंड रावलपिंडी, एंड आई आल्सो हेयर फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू सेट अ कोर्ट इन इस्लामाबाद। ठीक है। एंड इसका सेकंड स्टेप इसका कराची में होगा, क्योंकि हमारा 50% प्लस जो बिज़नेस है वो कराची में होता है। ठीक है। और
इसके जो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और हमारे जो हुंडी के ट्रांजैक्शन के, और ये जो ये हमारी दूसरी पीनल सेक्शन ठीक है। है, इस कोर्ट्स में नहीं आएंगी वो इस चीज़ें। कोर्ट्स में एज सच ये वो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल होगा, लीगल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मे बी इसका जो हमारा ये ऐसा सब टाइम कम है प्रोग्राम का, इसमें शऊर आगाही के लिए कमर्शियल कोर्ट के हवाले से क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर भी और कोर्ट्स की सतह पर भी, चैम्बर की सतह पर भी? सर इसमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि जुडिशल एकेडमी के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइज की जाए। जो स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी, और उसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी बुलाया जाए। और उसका सेकंड हमारा जो होना चाहिए कि हमारे चैम्बर्स को एक ये चाहिए कि हमें कॉल कर लें, हम हाजिर हैं अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, और हमारे चैम्बर्स अपने बिजनेस कम्युनिटीज़ को कॉल करें, उनको बताएं कि दे आर दी स्पेशल लॉज एंड समरी ट्रायल्स, ये जल्दी ख़त्म होने वाले ट्रायल्स हैं और ये आपको ही एड्रेस करेंगे। इसमें फैमिली केस नहीं आएगा, इसमें ये नहीं होगा कि आपने ज़मीन के केस आ ज़ाहिर बात है, तो फौजदारी के सिविल के इसमें कोई केस नहीं आगे। नो, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपने प्योरली बिजनेसमैन को टारगेट किया है। और बिजनेसमैन के, और मैं जिस बिजनेस कम्युनिटी को मैं जानता हूँ, बिजनेसमैन लिटिगेशन से अवॉइड करता है। और इसके अंदर एक और भी क्लॉज है, आर्बिट्रेशन क्लॉज। both parties have a right to take the arbitration at any stage। वो अपने आर्बिट्रेशन करके अपनी मुसालियत अमल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल भी कर सकते हैं। इवन के अब हमारा जो पाकिस्तान इज़ अ मीट एक्सपोर्टर, बट हमारे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मीट इज़ अ पेरिशेबल आइटम, और पेरिशेबल आइटम्स को जब आप बाई सी भेजते हैं तो वो नुकसान जब तक कानून को नहीं समझेंगे उस पर अमल पैरा भी नहीं हो सकते। काशिफ साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म है, क्या आपने कमर्शियल कोड के हवाले से आज काफ़ी गुफ्तगू हमारे दोस्तों की सुनी है, क्या पैगाम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, दूसरा ट्रस्ट की ज़रूरत है। और देखें, जो नॉर्मली ADRC का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ADRC का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं आया कि एक तो लोग कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते, जी जी, और दूसरी बात यह है कि उन्हें ट्रस्ट भी नहीं है, तीसरा टाइम फैक्टर बहुत है, टाइम इज़ मनी। और देखें, अगर ताजिर, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में जाता है और उनके एक फ़ैसले को 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, तो वो इस परसेप्शन को भी दूर करना होगा कोर्ट्स को। जब तक ये परसेप्शन दूर नहीं करेंगे, और यहाँ पर एक बात ये बताता चलूँ कि मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इंग्लिश जज थे, वो बता ये रहे थे कि हम अपनी जब कोर्ट की हेयरिंग्स करते हैं तो हम अगर ये फैसला एडजर्नमेंट्स को रोकने के लिए अगर टाइम देना है तो 6 महीने के बाद का टाइम दिया, 1 हफ्ते का टाइम दिया, ऊपर नीचे आपकी हेयरिंग्स हो रही हैं, 5 दिन के अंदर फैसला, ताकि दोनों पार्टीज़ को ये पता हो कि 6 महीने के बाद हेयरिंग लगेगी और 6 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पर भी हमारी जुडिशरी को, हमारे सिस्टम को इट विल टेक टाइम। देखें, अगर हमें अपनी जुडिशरी भी को भी अपनी स्पीड बूस्ट करने में और जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ताकि उनके मसाइल जल्दी से जल्दी हल हो सके। ADR की जो वो काशिफ साहब ने बात की, 1 मिनट है सर, क्या तजवीज़ है? देखिए जी, ADR की ज़रूरत तो इसलिए पेश आती है कि जो बेसिकली ADR भी सब्स्टिट्यूट है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का, और बिज़नेस कम्युनिटी प्रेफर करती है ADR में जाने के लिए कि वहाँ पे एक तो बैठ के बड़े रीज़नेबल तरीके से डिसीजंस हो जाते हैं। मैंने खुद कई डिसीजंस करवाए हैं ADR में बैठ के, और बोथ द पार्टीज़ हैप्पी होती हैं। जी जी, ठीक है। और इससे होता ये है कि एक तो उनका अखराजात बचते हैं कोर्ट के, जी जी, और दूसरा ये कि उनका वो जो टाइम है ना, जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि टाइम इज़ मनी, जी जी, और ये बिल्कुल इट्स अ ट्रू फ्रेज कि टाइम इज़ मनी, और उनका टाइम बचता है, और वो 2, 4, 5 सिटिंग्स में वो एक किसी न किसी ऐसे कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे वो एक दूसरे पे एग्री कर जाते हैं और उस चीज़ का डिसीजन हो जाता है। ADR एक एमर्जिंग फील्ड है, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता जाऊं कि अमेरिका में तकरीबन 60% फैसले ADR पे होते हैं। ठीक है। और क्योंकि उनकी कोर्ट्स खुद भेज देती हैं ADR काउंसिल्स में कि आप इस फैसले को ADR में लेके जाएं और ADR के थ्रू इसका फैसला करें। इंडिया में अब उन्होंने ADR का कॉन्सेप्ट जब लेके आए हैं तो उन्होंने पंचायत बना दी, जिस तरह हमारे एक गांव गोठों में पंचायत का सिस्टम है,
और इसी तरह उन्होंने पंचायत सिस्टम बना दिया एक, हर गांव में, हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, शहर में उन्होंने एक पंचायत बना दी। अब जितने भी जो छोटे बड़े जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो एडीआर में जाते हैं और वहाँ पे उनका डिसीजन होता है, उनकी दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट से बेसिकली एडीआर में तो होना होता है ना, अदरवाइज तो फिर वो आर्बिट्रेशन में चला जाता है। इसकी दो तीन स्टेजेस होती हैं, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, इस तरह आगे चलती हैं। तो मीडिएशन से अगर उनके मसाइल हल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं। अदील हैदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, यासर अकरम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। इंसाफ की फराहमी ही मुआशरे को ज़िंदा रखती है। जिस माशरे में इंसाफ होता है वही ज़िंदा रहता है और तरक्की भी वही करता है। ये कमर्शियल कोर्ट्स भी मुल्की और गैर मुल्की इन्वेस्टर के लिए बनाई गई हैं ताकि 180 दिनों में फ़ैसला हो सके और जो मामला है वो हल से हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।